अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई एम डॉक्टर रंजीता। आज के इस लेक्चर में हम लोग रिवाइज कर रहे हैं साइंस को थ्रू एमसीक्यूज। सो ये इसका सेट नंबर 69 है। सो लेट्स स्टार्ट। अगर आपका कोई स्पेसिफिक सवाल है तो आप मुझे इस ईमेल एड्रेस पर मेल कर सकते हैं। ये मेरा इंस्टाग्राम लिंक है, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं फॉर क्विक रिप्लाईज। और ये मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको दिया गया है। इस टेलीग्राम चैनल पर आपको मेरे सभी लेक्चर्स के पीडीएफ मिल जाएंगे जिनको आप रिविजन के लिए डाउनलोड कर सकते हो। अगर आप चाहते हैं मेरे बाकी के लेक्चर सीरीज को भी देखना तो उन सब के लिंक भी आपको इसी टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे, आप इन्हें देख सकते हैं। इस सेट का पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है। उसमें आपसे पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट अ कैपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। तो इसमें पूछा गया कि कौन सा जो स्टेटमेंट है नहीं है कैपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। तो अब आपको पता होना चाहिए कैपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन क्या कहता है, राइट। तो पहला इसका स्टेटमेंट था ऑर्बिट्स ऑफ प्लैनेट्स आर इलेप्टिकल एंड सन इज एट वन ऑफ इट्स फोकाई। पहला क्या कहता है स्टेटमेंट कि जो प्लैनेट्स हैं जो चक्कर काट रहे हैं सन के चारों तरफ, वो एक इलेप्टिकल ऑर्बिट में चक्कर काट रहे हैं और सन जो है इसकी वन ऑफ इट्स फोकाई है। उसके मल्टीपल फोकस हो सकते हैं, एक से ज्यादा फोकस है जिसमें से एक फोकस है सन। तो ये जो है पहला स्टेटमेंट कहता है किसका, केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, उसके बारे में ये बात करता है। सो सिंस ये एक जो टॉपिक है ये ज्योग्राफी का भी टॉपिक है और ये साइंस का भी टॉपिक है, तो दोनों का ओवरलैपिंग टॉपिक हो जाता है। तो पहली स्टेटमेंट केपलर्स लॉ के बारे में, मतलब केपलर्स लॉ ये कहता है। सेकेंड जो स्टेटमेंट है द लाइन ज्वाइनिंग द प्लांट नहीं है, ये प्लैनेट है, प्लैनेट आएगा यहाँ पे, एनिटी प्लैनेट एंड सन स्वीप्स द सेम एरिया इन द सेम इंटरवल ऑफ टाइम। ओके, ये दूसरा लॉ की दूसरी स्टेटमेंट है कि जो लाइन जो ज्वाइन करती है प्लैनेट और सन को स्वीप्स द सेम एरिया इन द सेम इंटरवल ऑफ टाइम। थर्ड स्टेटमेंट है ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्ट सेंटर ऑफ द प्लैनेट, ये भी यहाँ पे भी प्लैनेट आएगा, एंड प्रोवाइड्स इनफ सेंट्रिपिटल फोर्स फॉर प्लैनेट्स टू ऑर्बिट अराउंड सन। ओके, फोर्थ स्टेटमेंट द क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस फ्रॉम द सन टू द प्लैनेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द टाइम नीडेड टू ऑर्बिट द सन। ओके, तो ये चार स्टेटमेंट दिए गए हैं अबाउट द केपलर्स लॉ। मैं आपको हमेशा समझाती हूँ कि जो जो लॉज बार बार आते हैं, एटलीस्ट जो क्लास 10th तक आ रहे हैं, 11th-12th में भी कुछ ऐसे लॉज हैं, कुछ ऐसे साइंटिस्ट है जो एनसीईआरटी में दिए गए हैं, आपको उनके बारे में पता होना जरूरी है। तो केपलर्स लॉ के बारे में चार स्टेटमेंट है, बताएं कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ठीक नहीं है। ओके, थोड़ा सा सवाल का डिफिकल्टी लेवल इसलिए बढ़ता है क्योंकि जनरली हम जो है इनको नहीं पढ़ते हैं इतना डिटेल में। बताएं। तो इसका सही जवाब जो है थर्ड है, वो जो है ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्ट सेंटर ऑफ द प्लैनेट एंड प्रोवाइड्स इनफ सेंट्रिपिटल फोर्स फॉर प्लैनेट्स टू ऑर्बिट अराउंड सन। ये जो है स्टेटमेंट गलत हो जाता है। तो अगर हम एक्सप्लेनेशन में देखते हैं तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है अट्रैक्टिंग द सेंटर ऑफ द प्लैनेट वॉज गिवन बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ। देखिए बार बार प्लांट लिखा हुआ है स्पेलिंग में, तो आप प्लीज इसको प्लैनेट ही पढ़िए। ओके, तो अगर ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्टिंग द सेंटर ऑफ द प्लैनेट वाज गिवन बाय न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, उसमें वो क्या कहता है, द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मल्टीप्लीकेशन ऑफ द मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस फ्रॉम देयर सेंटर। तो जितना सेंटर से डिस्टेंस ज्यादा बढ़ता जाएगा उतनी उतनी फोर्स जो है वो कम होती जाएगी। ओके, तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ऑल्सो नोन एज द इनवर्स स्क्वायर रूल विच डिराइव्स फ्रॉम द केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। तो ये आप पढ़ सकते हैं। जो न्यूटन का लॉ है जो ये कहता है कि दो फोर्सेस के बीच में, दो बॉडीज के बीच में जो फोर्स होगी अट्रैक्शन फोर्स, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के, तो जितना जितना डिस्टेंस बढ़ता जाएगा उतनी उतनी फोर्स कम होती जाएगी। ओके, तो ये आप देख सकते हैं केपलर्स का दूसरा ये लॉ कहता है कि भाई इलेप्टिकल ऑर्बिट में घूमता है और एक जो उसका फोकस होता है वो सन होता है, ये सही बात है। लाइन जो ज्वाइन करती है प्लैनेट को और सन स्वीप्स द इक्वल एरिया, ये वाला जो एरिया है और वो ये वाला एरिया जो है वो इक्वल होता है। थर्ड क्या है, क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट फ्रॉम द सन इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स ऑर्बिट पीरियड। तो ये जो है क्लास 9 जो है एनसीईआरटी उससे लिया गया है, पेज नंबर 133। तो ये केपलर्स लॉ है, आप इसको और डिटेल में जाके इसी चैप्टर के इसी पेज से जो जहाँ पे लॉ दिया गया है उससे आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट जो सवाल है उसमें आपसे पूछा जा रहा है कॉमनली यूज नेचुरल लिथमस इंडिकेटर विच वॉज यूज टू डिटरमाइन द एसिड एंड बेसिस एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम विच ऑर्गेनिज्म। जो लिथमस पेपर जो होता है हम उसे यूज करते हैं क्या चेक करने के लिए, एसिड और बेस को चेक करने के लिए यूज करते हैं। क्या मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, बेस अगर है तो टर्न ब्लू, ब्लू टर्न करेगा, मतलब किससे टर्न होगा ब्लू, तो रेड से टर्न होगा ब्लू। तो
तो अगर बेसिक है कोई सब्सटेंस तो रेड कलर वाला लिथमस पेपर ब्लू हो जाएगा, तो हम समझ जाएंगे ये बेस है। उसी टाइम पे हम ब्लू वाला भी यूज करेंगे, वो रेड नहीं होगा, ऑपोजिट नहीं होगा। तो बेसिक है तो ब्लू टर्न होगा, उसका ऑपोजिट आप करके देख लीजिए, वो जो रेड अगर टर्न हो रहा है तो वो एसिड है। तो ये जो पूछ रहा है वो ये कह रहा है कि जो लिथमस है वो इसके अंदर हम कहाँ से एक्सट्रैक्ट करते हैं। नेचुरल इंडिकेटर है तो वो जो डाई निकलती है उसके अंदर, वो जो लिथमस पेपर हम बनाते हैं वो किससे निकाला जाता है। तो पहला है इसका ऑप्शन लाइकन्स विच आर सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ एल्गी एंड फंगस। तो ये जो है लाइकन से बनता है, जो कि एक लाइकन क्या होता है, ये एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन होती है जिसमें एक एल्गी होती है और एक फंगस होती है, तो दोनों साथ में रहते हैं, तब हम उसको बोलते हैं लाइकन। ओके, ये भी एक सवाल हो सकता है कि लाइकन क्या होता है, एल्गी और फंगस का सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है, तो हम उसको लाइकन बोलते हैं। तो ये पूछ रहा है कि जो लिथमस है वो क्या एक लाइकन से एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है। दूसरा पूछ रहा है कि ब्लू ग्रीन एल्गी है जिसके पास क्लोरोफिल है, वो लाइकन है, वो लिथमस है, या फिर गोनालॉक्स विच कॉज द रेड टाइड्स, या फिर यूग्लिना है विच हैज पिगमेंट दैट रिजेंबल हायर प्लांट्स। तो आप बताएं, ये तो बहुत ही छोटी क्लास की एनसीईआरटी में मैंने आपको पढ़ा दिया था। एनसीईआरटी में दिया गया है कि जो लिथमस है, जो नेचुरल इंडिकेटर, वो किससे बनता है, वो इसका जवाब है, सही जवाब है 1। तो वो एक तरीके की लाइकन से बनता है। ओके, तो लाइकन जो होती है सिम्बायोटिक एसोसिएशन है एल्गी और फंगस का, तो इससे जो है लाइकन्स आर वेरी गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर, दे डू नॉट ग्रो इन पॉल्यूटेड एरियाज। तो लाइकन से जो है ये नेचुरल लिथमस एक्सट्रैक्ट किया जाता है। इट हैज पर्पल कलर इन वाटर, व्हेन एसिड इज एडेड ये रेड हो जाता है, व्हेन एडेड टू द बेसिक मीडियम इन टर्न्स इनटू ब्लू कलर। ओके, तो रेड से ब्लू हो जाता है, ब्लू से रेड हो जाता है, वाइसा वर्सा। क्लास 7 एनसीईआरटी का सवाल था, अच्छा सवाल है, ऐसा सवाल आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला जो सवाल है सवाल नंबर 3, इसमें आपसे पूछा जा रहा है ऑक्सीजन जो होती है इज वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल एलिमेंट फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ। बहुत ज्यादा जरूरी है ऑक्सीजन। इट इज फाउंड टू बी पॉइजनस फॉर सम प्रोसेसेस, लेकिन कुछ चीजों के लिए क्या है ये पॉइजनस है। देखिए ध्यान से समझिएगा इस सवाल को और बताइएगा, अच्छा सवाल है। ऑक्सीजन जो है हमारे लिए बहुत ज्यादा क्रूशियल है एग्जिस्टेंस के लिए, लाइफ के लिए, लेकिन कुछ चीजों के लिए, कुछ प्रोसेसेस के लिए ये क्या है, पॉइजनस है। सिलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग फॉर विच ऑक्सीजन एक्ट एज अ पॉइजन। इसमें से कौन से प्रोसेस के लिए जो ऑक्सीजन है वो एक पॉइजन का काम करती है। फर्स्ट है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के लिए, सेकेंड है फॉर फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, थर्ड है फॉर फ्लॉक ऑफ एसटीपी, थर्ड है, फोर्थ है फॉर सेल्यूलर रेस्पिरेशन ड्यूरिंग एन एक्सटेंसिव वर्कआउट। तो इसमें से किस चीज के लिए जो है ऑक्सीजन पॉइजन का काम करेगी। तो अब आप पहले एलिमिनेशन मेथड से इसको एलिमिनेट करने की कोशिश कीजिए, अगर आप इसका जवाब सही जवाब सीधा तरीके से नहीं जानते तो भी। वैसे ये एनसीईआरटी का सवाल है, तो हम एलिमिनेशन से जाते हैं। तो फोर्थ स्टेटमेंट को देखिए, फॉर सेल्यूलर रेस्पिरेशन ड्यूरिंग एन एक्सटेंसिव वर्कआउट। अगर सेल्यूलर रेस्पिरेशन हो रही है और आप एक्सटेंसिव वर्कआउट कर रहे हैं, तो अगर आपको ज्यादा ऑक्सीजन दी जाए तो अच्छे से आप और ब्रीथ कर पाएंगे, आपकी मसल्स अच्छे से काम करेंगी, लैक्टिक एसिड नहीं बनेगा। यही होता है ना कि आप जो है धीरे धीरे आपको अपनी लंग कैपेसिटी बढ़ानी होती है। जो एथलीट्स होते हैं उनकी लंग कैपेसिटी अच्छी होती है ना, उनकी लंग्स के अंदर ज़्यादा ऑक्सीजन आ पाती है, जो वो ब्रीथ करते हैं तो ज़्यादा ऑक्सीजन ले पाते हैं, तो ऑक्सीजन उनके लिए अच्छी है, पॉइजन का काम नहीं करती है। तो पहला स्टेटमेंट तो हो गया, हट गया, एलिमिनेट हो गया। ओके, सेकेंड स्टेटमेंट देखिए, फॉर फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। अब ऑक्साइड्स ही बन रहे हैं अगर नाइट्रोजन के, तो ऑक्सीजन ही चाहिए उसमें, तो ऑक्सीजन पॉइजन का काम कैसे करेगी, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। ये दो तो एलिमिनेट हो गए, अब दो ऑप्शंस बचे हैं, किसके लिए पॉइजन का काम कर सकती है, या तो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के लिए कर सकती है, या फिर फॉर फ्लॉक इन एसटीपी, इस दोनों के लिए कर सकती है। तो बताएं क्या इसका सही जवाब है। तो इसका सही जवाब है 1, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। ओके, कैसे, अब आपको ये समझना पड़ेगा। अब नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया कहाँ पे रहते हैं, वो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं उनकी रूट्स के अंदर रहते हैं, उनके नोड्यूल्स बने होते हैं। तो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया कहाँ पे है, फाउंड इन एनएरोबिक कंडीशन। अब क्योंकि वो रूट्स के अंदर नीचे रहते हैं जहां पे ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं है, तो वो एनएरोबिक कंडीशन में रहते हैं। ओनली रेस्पायर टू ब्रिंग डाउन द लेवल ऑफ ऑक्सीजन और बाइंड इन द ऑक्सीजन विद प्रोटीन। तो अब क्योंकि वो जमीन के अंदर रहते हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, उनका काम क्या होता है, नाइट्रोजन को फिक्स करना और प्लांट के लिए अवेलेबल बनाना, ये उनका काम है। तो वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में नहीं रेस्पायर करते हैं। तो नाइट्रोजन फिक्सिंग जो बैक्टीरिया है वो एक एग्जाम्पल है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है किसके बीच में, लेग्यूमिनस प्लांट्स के बीच में, बिटवीन राइजोबियम एंड लेग्यूमिनस प्लांट्स। व्हाइल बैक्टीरिया फिक्स नाइट्रोजन इन द सॉइल, ऑक्सीजन डीएक्टिवेट्स द एंजाइम दैट नीडेड फॉर फिक्सिंग इन नाइट्रोजन।
अब ये जो बात है ना, ये आपको अच्छे से समझनी है। जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है जनरली कहाँ रहता है, जमीन के अंदर रहता है, एनएरोबिक कंडीशन में रहता है, मतलब वहां पे ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं है, मिट्टी के अंदर नहीं है ऑक्सीजन की सप्लाई, बहुत कम ऑक्सीजन पहुंचेगी। तो ये जो अपना काम करता है नाइट्रोजन फिक्सेशन का, वो करता है जमीन के नीचे विदाउट प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अगर इस बैक्टीरिया को ऑक्सीजन मिल जाएगा, एक्सपोज कर दिया जाएगा ऑक्सीजन के साथ, तो क्या होगा, जो ऑक्सीजन होगी वो डीएक्टिवेट कर देगी इसके एंजाइम्स को। कौन से एंजाइम्स हैं, दैट आर नीडेड फॉर फिक्सिंग द नाइट्रोजन, लाइक नाइट्रोजिनेज, रिडक्टेज। तो ये एंजाइम्स जो हैं वो डीएक्टिवेट हो जाएंगे। ओके, since it deactivates the enzyme, it also stops the process of nitrogen fixation. So a portion of nitrogen fixers acts in anaerobic condition to diminish the degree of oxygen. तो जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम है वो एनएरोबिक कंडीशन में हो रहा है। अगर उसको सप्लाई कर दें हम ऑक्सीजन, तो वो डीएक्टिवेशन ऑफ एंजाइम हो जाएगा और वो अपना काम बैक्टीरिया ठीक से नहीं कर पाएंगे और नाइट्रोजन फिक्स नहीं होगा। सो दिस यू शुड अंडरस्टैंड। ये सवाल बहुत अच्छा था। एक तो आपको सवाल का जवाब पता होना चाहिए और क्यों ऐसा हो रहा है ये भी पता चल गया आपको। अगर कभी भी आपको फ्यूचर में इस तरीके का सवाल अपने पेपर में देखने को मिल सकता है तो यू शुड नो। सो दे आर नॉट एबल टू प्रोड्यूस फूड, बैक्टीरिया डाई स्लोली एंड वाई, दैट इज वाई ऑक्सीजन इज पॉइजनस। तो ये ऑक्सीजन जो होती है इनके लिए पॉइजनस होती है, राइट। और बाकी की जो थी, फॉर द फ्लॉक्स इन एसटीपी ऑक्सीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट एज दे आर ब्रिंगिंग डाउन द बीओडी वेरी लो by doing the aerobic type of respiration. Biological oxygen demand जो है उसको लो कर देते हैं। मसल्स के अंदर क्या होती है, अगर ऑक्सीजन आप सप्लाई कर दोगे तो लैक्टिक एसिड नहीं बनेगा। एनारोबिक कंडीशन की वजह से लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन होती है। ये वाली बात तो हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। सो आई होप आपको ये सवाल समझ में आ गया। अगला सवाल जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है उसमें आपसे पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द, कौन सा नहीं है, नॉट द मेन फोकस ऑन द डेवलपमेंट ऑफ न्यू वेराइटीज ऑफ फाउल ब्रीड। जो मुर्गे होते हैं उसके, मुर्गे जो होते हैं उसकी नई नई वेराइटीज जो बनाई जा रही है उसके बारे में बात कर रहे हैं। वो क्यों बनाई जा रही है, कौन सा इसमें से फोकस एरिया नहीं है, मतलब बनाने का कारण कुछ है तो इसमें से कौन सा जो है वो करने का कारण नहीं है, ये पूछा जा रहा है। पहला, समर अडेप्टिव कैपेसिटी। दूसरा, large birds for laying eggs for good quality eggs. Third, for low maintenance requirement. Fourth, larger boiler fowls for commercial use. तो कौन सा जो है नहीं है फोकस एरिया फॉर डेवलपमेंट ऑफ न्यू वेराइटीज ऑफ फाउल ब्रीड, जो नई वेराइटीज बनाई जा रही हैं। देखो, जब हम नई वेराइटी डेवलप कर रहे हैं अपने फार्म में तो हम क्या चाहते हैं कि भाई वो जो हमारा नया वेराइटी जो हम डेवलप कर रहे हैं उसको गर्मी से अडेप्ट करने वाला हो, वो जो है लो मेंटेनेंस हो उसकी रिक्वायरमेंट। तो ये दोनों तो हो गई। लार्ज ब्रॉयलर फाउल्स फॉर कमर्शियल यूज, बड़े हमको ब्रॉयलर मिले ताकि उससे ज़्यादा आमदनी हो पाए। लार्ज बर्ड्स फॉर लेइंग गुड क्वालिटी ऑफ एग्स, तो बड़े बर्ड्स हों ताकि वो अंडे दे पाए। तो इसमें से कौन सी जो है वो नहीं है, बताएं, सोच के बताएं। अब मैंने आपको सबके मतलब भी बता दिए। तो इसका जवाब है 2, लार्ज बर्ड्स फॉर लेइंग एग्स फॉर गुड क्वालिटी एग। तो एक्सप्लेनेशन क्या कहती है, फॉर ब्रीडिंग एनी डोमेस्टिक एनिमल अ ब्रीडर लुक फॉर द ट्रेड्स दैट विल गिव हिम द बेस्ट आउटकम विद लीस्ट इनपुट। अब जो मुर्गे फार्म में रखे जाते हैं ना, जो फार्म्स होते हैं, मुर्गी फार्म जो होते हैं, उसमें जो है उनको बहुत सारे वो मतलब बेसिकली फूड रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए रखे जाते हैं। तो समर अडेप्टिविटी होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। लो मेंटेनेंस होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। और थर्ड फोर्थ क्या है, लार्ज ब्रॉयलर फॉर कमर्शियल यूज। बड़े मुर्गे होंगे तो ज़्यादा अच्छे से वो ज़्यादा उनको पैसा मिलेगा ना, तो ये सब होना चाहिए। लेकिन एग्स के लिए जो है वो अलग वो यूज़ करते हैं। So in poultry farming, fowls are domesticated for egg production and chicken meat. To make better breed, Indian Asil and foreign Leghorn breeds are crossbreed for following traits: number of quality of chicks, dwarf broiler parent, tolerance of high temperature, low maintenance requirement, reduction in size of the egg laying bird. इसने क्या पूछा था, लार्ज साइज बर्ड। हमें लार्ज साइज बर्ड नहीं चाहिए, हमें चाहिए छोटा साइज का बर्ड जो कि एग्स दे पाए। देखिए यहाँ पे आप देखेंगे, रिडक्शन इन द साइज ऑफ एग लेइंग बर्ड विद द एबिलिटी टू यूटिलाइज मोर फाइब्रस चीपर डाइट्स, स्मॉलर इन साइज हेयर, स्मॉलर इन साइज अगेन हेयर टेक लेस स्पेस। अब छोटा साइज होगा ना अगर मुर्गी का, और वो छोटी मुर्गी होगी तो वो अगर वो अंडे अच्छा देने के लिए केपेबल है तो हम उसे रखना प्रेफर करेंगे ना, क्योंकि
जो मुर्गी फार्म की कैपेसिटी होती है उसके अंदर तो लिमिटेड मुर्गे ही रह सकते हैं ना। तो इसलिए हमें क्या रिक्वायरमेंट है, हमें रिक्वायरमेंट है वो समर में अच्छे से अडेप्ट रह पाए, उसका लो मेंटेनेंस हो, लार्ज ब्रॉयलर हो ताकि वो कमर्शियल यूज के लिए यूज पाए। अगर अंडे देने के लिए जो मुर्गियां यूज हो रही हैं, लार्ज बर्ड्स फॉर लेइंग एग्स, अंडे देने वाले जो बर्ड्स हैं उनके लिए हमें लार्ज नहीं चाहिए, वो स्मॉल होने चाहिए, स्मॉल बर्ड्स फॉर लेइंग एग्स, गुड क्वालिटी एग। तो एग वाले जो होते हैं उसमें अलग होते हैं और जो मीट वाले होते हैं, मतलब जो चिकन वाले होते हैं वो अलग होते हैं उसमें, तो दोनों अलग अलग होते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। बाकी सारी क्वालिटीज ठीक है, लेकिन अगर एग लेइंग वाले जो बर्ड्स हैं उनका भी साइज जो है हमें स्मॉल रिक्वायर्ड है, ना कि लार्ज रिक्वायर्ड है। सो ओनली फॉर कमर्शियल बॉयलर लार्ज चिकन्स आर यूज्ड। ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे रिक्वायरमेंट क्या क्या होती है। तो एनसीईआरटी का सवाल था ये भी। अगला जो सवाल है आपकी स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है, उसमें आपसे पूछा जा रहा है अमीनोसेंटेसिस जो है एक टेक्निक जो होती है, प्रोसीजर दैट इज मिसयूज्ड। अमीनोसेंटेसिस मतलब जो फीटस होता है उसका जो फ्लूइड होता है वो निकाल लिया जाता है। तो अमीनोसेंटेसिस इज अ प्रोसीजर दैट इज मिसयूज्ड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स ऑफ द अनबॉर्न बेबी। वो उसका फ्लूइड निकाल के, जब कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है तो उसका फ्लूइड थोड़ा सा निकाल के चेक किया जाता है कि भाई बेबी का क्या है, सेक्स कौन सा है, मेल चाइल्ड है कि फीमेल चाइल्ड है, विच हैज लेड टू इंक्रीज मेनेंस ऑफ फीमेल फिटिसाइड। इसकी वजह से फीमेल फिटिसाइड बढ़ रहा है, जिसकी वजह से पीसीपीएनडीटी एक्ट आया था। अदर देन सेक्स डिटर्मिनेशन फॉर व्हाट पर्पस अमीनोसेंटेसिस इज यूज्ड, ये पूछा जा रहा है आपसे। जो अगर आप एक फीटस है उसके चारों तरफ एक फ्लूइड होता है, जब वो यूट्रस में होता है तो उस फ्लूइड को निकाला जाता है, उसको टेस्ट किया जाता है कि भाई ये जो है इसके अंदर किस तरीके के जीन्स है, XX है या XY है, ये चेक किया जाता है। ओके, बहुत ही अर्ली स्टेज में चेक कर लिया जाता है XX है या XY है, तो उससे पता चल जाता है कि भाई ये मेल है कि फीमेल है। ये तो था सेक्स डिटर्मिनेशन का काम। ये पूछ रहा है सवाल में कि इसमें और क्या किया जा सकता है सेक्स डिटर्मिनेशन के अलावा। तो क्या किया जा सकता है, टू टेस्ट जेनेटिक डिसऑर्डर, जेनेटिक डिसऑर्डर को चेक कर सकते हैं हम। साइज ऑफ द टू डिटरमाइन फीटस साइज, फीटस का साइज डिटरमाइन कर सकते हैं। टू डिटरमाइन द एज ऑफ द फीटस, टू टेस्ट एनी कॉम्प्लिकेशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। देखिए एज और साइज इतनी जल्दी करते हैं वो, ये तो हटा दो। ये हो सकता है या तो उसकी टेस्ट एनी कॉम्प्लिकेशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या फिर जेनेटिक डिसऑर्डर। तो बताएं, अभी मैंने आपको बता ही दिया उसका सही जवाब, XX और XY क्रोमोसोम चेक करते हैं हम, तो ये साथ में जेनेटिक डिसऑर्डर भी हम चेक कर सकते हैं। अच्छा सवाल है, काफी अवेयरनेस वाला सवाल है। देखिए अगर ये देखते हैं अगर डायग्राम, तो ये यूट्रस है, तो यूट्रस के अंदर जो है चाइल्ड होता है। ये तो काफी एडवांस स्टेज में दिखाया जा रहा है जिसमें कि अल्ट्रासाउंड पॉसिबल है। जो अमीनोसेंटेसिस है वो उससे भी पहले किया जा सकता है, जैसे ही कंसीव करता है, जैसे ही कंसीव होता है चाइल्ड, उसके कुछ दिनों के बाद ही अमीनोसेंटेसिस इज पॉसिबल, उसी टाइम पे डिटरमाइन किया जा सकता है, क्योंकि उसमें सिर्फ फ्लूइड लिया जाता है। अगर ये वाली जो स्टेज आपको दिख रही है इसमें तो मतलब इसमें तो दिखाई दे रहा है, विजिबल हो रहा है, अल्ट्रासाउंड से भी पता लगा जा सकता है कि बच्चा जो है मेल है या फीमेल है। लेकिन अमीनोसेंटेसिस जो होता है काफी इनिशियल प्रोसीजर है, इन विच अम्नियोटिक जो फ्लूइड है इज रिमूव फ्रॉम द यूट्रस फॉर टेस्टिंग और ट्रीटमेंट के लिए, राइट। तो इसमें हम क्या करते हैं, उसके अंदर क्रोमोसोम्स को चेक किया जाता है, XX है या XY है। तो ये सेक्स डिटर्मिनेशन के तहत और क्रोमोसोम को स्टडी किया जा सकता है, कोई जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी तो नहीं है। अमीनोसेंटेसिस जो है जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी चेक करने के लिए कब यूज किया जाता है, तब यूज किया जाता है अगर किसी एक पेरेंट के अंदर चांसेस हों जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी होने के, तो चांसेस होते हैं कि फीटस के अंदर भी हो, तो उस केस में जो है उस फीटस को चेक कर लिया जाता है पहले ही। अगर जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी है तो डॉक्टर एडवाइज कर देते हैं कि जो बच्चा होगा वो एबनॉर्मल हो सकता है, तो पेरेंट जो है उस टाइम पे डिसीजन ले सकते हैं। तो इट इज परफॉर्म व्हेन वुमेन इज बिटवीन 15 and 20 वीक्स जेस्टेशन, उस टाइम पे परफॉर्म कर लिया जाता है। अगला जो सवाल है आपकी स्क्रीन पर जो दिखाई दे रहा है, उसमें आपसे पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, उसमें से कौन से स्टेटमेंट जो है ठीक नहीं है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है बोर, बोर नहीं है, ये बोन है। बोन हैव अ हार्ड मैट्रिक्स ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस कंपाउंड्स इन विच बोन सेल्स आर एम्बेडेड। मतलब बोन जो होती है उसकी जो मैट्रिक्स होती है जिसके अंदर सारी वो सेल्स रहती हैं, वो होती है हार्ड मैट्रिक्स होती है कैल्शियम फॉस्फोरस कंपाउंड्स की, जिसके अंदर बोन सेल्स आर एम्बेडेड। पहली स्टेटमेंट थी। सेकेंड है कार्टिलेज मैट्रिक्स हैज प्रोटीन एंड शुगर। थर्ड है एरियोलर टिश्यू इज नॉट फाउंड इन बोन मैरो। और फोर्थ है एडिपोज टिश्यू ऑल्सो एक्ट एज अ इंसुलेटर।
तो कनेक्टिव टिश्यूज हैं ये सारे के सारे। कनेक्टिव टिश्यू के बारे में जब हमने क्लासिफिकेशन पढ़ी थी तो ब्लड भी एक कनेक्टिव टिश्यू है, कार्टिलेज भी कनेक्टिव टिश्यू हैं, बोन्स भी कनेक्टिव टिश्यू हैं, ठीक है, ये सब हमने पढ़ा था। तो एडिपोज जो टिश्यू है वो एक तरीके का एक्ट एज ए इंसुलेटर है। एडिपोज टिश्यू क्या होता है, जो फैट वाला टिश्यू होता है, इंसुलेटर की तरह काम करता है, हमारी शरीर के ऑर्गन्स को बचाता है चोट लगने से। तो ये बात तो एकदम सही है। एरियोलर टिश्यू इज नॉट फाउंड इन बोन मैरो, ये बताइए ठीक है या गलत है। कार्टिलेज मैट्रिक्स हैज प्रोटीन एंड शुगर, ये बताइए ठीक है या गलत है। बोन मैरो जो होती है उसकी मैट्रिक्स जो होती है बोन की हार्ड मैट्रिक्स होती है, कैल्शियम फॉस्फेट कंपाउंड्स की बनी होती है, उसके अंदर सेल्स रहती हैं। ये तो बिल्कुल ठीक बात है। तो इन दोनों में से बताएं कौन सा इसमें से डाउटफुल हो सकता है। तो इसमें से जो कनेक्टिव टिश्यू का फीचर नहीं है वो ये है कि एरियोलर जो टिश्यू है बोन के अंदर नहीं मिलता, ये गलत बात है। ओके, तो बोन जो होती है हार्ड कनेक्टेड टिश्यू इज फॉर्म द फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी, बॉडी का फ्रेमवर्क बनाता है। इट ऑल्सो एंकर्स द मसल्स एंड सपोर्ट द मेन ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। इट इज अ स्ट्रॉन्गर एंड नॉन फ्लेक्सिबल टिश्यू है ये। बोन्स आर एम्बेडेड इन हार्ड मैट्रिक्स दैट इज कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस कंपाउंड, ये हम जानते हैं। कार्टिलेज जो होती है वाइडली स्पेस सेल्स हैं जिसके बीच में शुगर और प्रोटीन होता है, ये भी एकदम सही बात थी। नेक्स्ट क्या स्टेटमेंट था, एडिपोज टिश्यू के बारे में भी सही था। जो थर्ड स्टेटमेंट जिसको हमने गलत बताया, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू इज फाउंड बिटवीन द स्किन एंड द मसल्स अराउंड ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स एंड इन बोन मैरो टू। तो बोन मैरोस के अंदर भी एरियोलर टिश्यू मिलता है। तो कौन सी क्लास की एनसीईआरटी का सवाल है, क्लास 9 एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है। क्लास 9 में हमने बहुत अच्छे से कनेक्टिव टिश्यू के बारे में पढ़ा था। तो जो एरियोलर टिश्यू है वो कनेक्टिव टिश्यू के बीच में भी पाया जाता है। सवाल थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़े मुश्किल सवाल हैं इस सेट में भी, उन लोगों के लिए, मेरे खास उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको लगता है कि एनसीईआरटी से बड़े सिंपल सवाल बनते हैं, तो खास उन लोगों के लिए हैं ये सेट्स। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा एक्सप्लेनेशन। अगला जो सवाल है आपकी स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है, इसमें आपसे पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन सेलुलोजिक फाइबर। ये राजस्थान पीसीएस का 2018 का सवाल है। कौन सा जो है नॉन सेलुलोजिक फाइबर है, रेयॉन है, लिनन है, जूट है या नायलॉन है, बताएं। बहुत आसान सवाल, एकदम आसान सवाल। तो बताएं इसमें से कौन सा सही जवाब है, रेयॉन है, लिनन है, जूट है या नायलॉन है, कौन सा इसमें से सही जवाब है। तो बहुत ही आसान है ये तो नायलॉन जो है हमें पता है सिंथेटिक फाइबर है, तो ये तो कोई बच्चा भी बता देगा, क्लास 6 एनसीईआरटी का सवाल है, तो बहुत ही इजी सवाल। तो नायलॉन इज द राइट आंसर। बाकी के सब जो है नॉन सेलुलोजिक नहीं है, वो सेलुलोजिक है। तो नॉन सेलुलोजिक फाइबर जो है वो सिंथेटिक फाइबर होगा, कंसिस्ट ऑफ पॉलीमर फाइबर्स। तो नायलॉन उसका एग्जाम्पल है। और क्या हो सकता है, पॉलिएस्टर, एक्रिलिक, ये सब हो सकते हैं। ओके, बाकी के सारे फाइबर्स कहाँ से मिल रहे हैं, सेलुलोजिक फाइबर वो अलग अलग जगह से हमको मिलते हैं। क्लास 6 एनसीईआरटी में मैंने आपको ये फाइबर्स वाला चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ाया था। कोई हमें जूट से मिल रहा है फाइबर, कोई कहीं प्लांट्स के और किसी पार्ट से मिल रहा है, तो वो सारे आप पढ़ सकते हैं। कॉटन हमें कैसे मिल रहा है, फ्लावर से मिल रहा है। ओके, सो अगला सवाल जो आपकी स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है, उसमें आपसे पूछा जा रहा है कि वेव्स ऑफ अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी रेंज नॉर्मली प्रोपोगेट बाय मीन्स ऑफ, वो किस तरीके से प्रोपोगेट करती हैं। जो अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी की रेंज की जो वेव्स होती हैं वो किस तरीके से प्रोपोगेट करती हैं, सवाल में आपसे ये पूछा गया है। आरपीएससी 2018 का सवाल है। तो क्या वो ग्राउंड वेव्स की फॉर्म में प्रोपोगेट करती हैं, स्काई वेव्स की फॉर्म में, स्पेस वेव्स की फॉर्म में या सरफेस वेव की फॉर्म में, बताएं क्या इसका सही जवाब है। तो इसका सही जवाब है स्पेस वेव्स। तो स्पेस वेव्स की फॉर्म में अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी जो वेव्स होती हैं वो प्रोपोगेट करती हैं। क्या होता है, लो फ्रीक्वेंसी जो होती है वो 30 से 300 किलो हर्ट्ज तक है, 1 मीटर टू 10 किलोमीटर। मीडियम फ्रीक्वेंसी 300 किलो हर्ट्ज से लेके 300 किलो हर्ट्ज टू 3 मेगा हर्ट्ज तक है। ओके, हाई फ्रीक्वेंसी जो होती है 100 टू, हाई फ्रीक्वेंसी जो है वेरी हाई फ्रीक्वेंसी 30 से 300 मेगा हर्ट्ज तक है। तो ये आप देख सकते हैं ये अलग अलग फ्रीक्वेंसी की रेंज है। तो अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी इज ऑल्सो नोन एज डेसीमीटर बैंड और डेसीमीटर वेव। ठीक है, तो वेव लेंथ जो होती है ना, अलग अलग फ्रीक्वेंसी जो होती है, अलग अलग हाई फ्रीक्वेंसी हो सकते हैं, लो फ्रीक्वेंसी, मीडियम फ्रीक्वेंसी, हाई फ्रीक्वेंसी, अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी, इस तरीके से वेरी हाई फ्रीक्वेंसी देन अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी। तो जो स्पेस वेव्स होती हैं, प्रोपोगेशन इज अ टाइप ऑफ आयनोस्फेरिक प्रोपोगेशन दैट अकर्स इन अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी बैंड। तो अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी की बैंड की जो वेव्स होती हैं वो प्रोपोगेट करती हैं स्पेस में, स्पेस वेव के फॉर्म में।
एक्सप्लेनेशन पढ़ लेना भाई आप। अगला जो सवाल है आपकी स्क्रीन पर आपको दिया गया है, अ पार्टिकल हैविंग एटलीस्ट वन डायमेंशन लेस देन 10⁻⁻7 मीटर इज नोन एज, वन डायमेंशन लेस देन 10⁻⁻7 इज नोन एज, ये भी आरपीएससी 2018 में पूछा गया था। माइक्रो पार्टिकल, मिली पार्टिकल, नैनो पार्टिकल या मैक्रो पार्टिकल, बताएं। तो ये जो है मिली, माइक्रो, नैनो, ये सब आपको पता होना चाहिए। मैक्रो, मिली, माइक्रो, नैनो, नैनो पार्टिकल इज द राइट आंसर। कैसे होता है ये? नैनो पार्टिकल और अल्ट्रा फाइन पार्टिकल इज यूजुअली डिफाइंड एज अ पार्टिकल ऑफ मैटर दैट इज बिटवीन 1 to 100 नैनोमीटर्स in diameter. The term is sometimes used for larger particle. ओके, तो माइक्रो पार्टिकल्स जो होते हैं 0.1 से 100 माइक्रोमीटर साइज तक के होते हैं। तो ये सिंपल है। ये ना आपको चार्ट जो है ना, एक मैंने आपको चार्ट दिया था जब मैं आपको फिजिक्स में पढ़ा रही थी, तब मैंने आपको बताया था, उसमें मैंने अल्ट्रा कौन सा होता है, मिली, माइक्रो, नैनो, उसमें जो होते हैं कितने उसका साइज होता है वो आपको पता होना चाहिए। आसान सवाल था। नेक्स्ट जो सवाल है उसमें आपसे पूछा जा रहा है मैच द कॉलम 1 एंड कॉलम 2, चूज द करेक्ट आंसर। तो इसमें अलग अलग फ्रूट्स और दिए गए हैं और उसकी जो शुगर का नाम जो है वो आपसे पूछा जा रहा है। शुगर का नाम दिया हुआ है, ग्रेप शुगर किसको कहते हैं, केमिकल नेम एंड कॉमन नेम, उन दोनों को मैच करना है। तो एनसीईआरटी का सवाल है, ये मैंने आपको बहुत बार बताया है। तो अगर आप इसमें से 5 दिए गए हैं, देखो किसी भी एक दो तीन को मिला दोगे तो भी आपका सही जवाब आ जाएगा। देखिए इसमें आपसे पूछा गया ग्रेप फ्रूट में कौन सी शुगर है, फ्रूट शुगर किसको कहते हैं, फ्रूट शुगर जो होता है वो फ्रक्टोज को कहते हैं, B1, देख लो कहाँ पे है, देखो B1 करते ही आपको आ गया। स्टेविया जो होती है वो नेचुरल स्वीटनर है, ये देखो E3। ये 2 मैच हो गए, आप बाकी सबको मैच कर दो। बट उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है आपको ये पता होना चाहिए कि एक्चुअल में ये कौन सी शुगर का क्या नाम है, कॉमन नेम कौन सा है कौन सी शुगर का। तो फ्रक्टोज जो होती है उसको हम कहते हैं फ्रूट शुगर, नेचुरल स्वीटनर स्टेविया है, मिल्क शुगर जो होता है कहाँ है, लैक्टोज कहते हैं उसको, लैक्टोज मिल्क शुगर है। सुक्रोज जो होता है उसको क्या कहते हैं हम, टेबल शुगर जो है ग्लूकोज है। डी जो है टेबल शुगर जो है सुक्रोज है, सॉरी। और ये देखिए, ये आप इस तरीके से इसको मैच कर सकते हैं। चार्ट आपको नेक्स्ट दिया गया है। तो फ्रक्टोज इज अ टाइप ऑफ मोनोसैकेराइड, लाइक अदर शुगर फ्रक्टोज प्रोवाइड 4 कैलोरीज, तो इसको फ्रूट शुगर कहा जाता है। मिल्क शुगर जो है वो लैक्टोज है, ग्लूकोज जो है जिसको ग्रेप शुगर भी कहा जाता है, और स्टेविया जो है नेचुरल स्वीटनर है। तो कौन बच गया, सुक्रोज बच गया सिर्फ, उसको टेबल शुगर कहा जा रहा है। ओके, तो ये जो था कंपैरेटिवली बहुत इजी सवाल था। तो ये इस सेट के कुछ सवाल थे। मोस्टली सवाल जो थे एनसीईआरटी बेस्ड थे। आरपीएससी में जो पूछे गए हैं सवाल वो सारे भी एनसीईआरटी बेस्ड सवाल ही हैं। सो अगेन इट प्रूव्स दैट एनसीईआरटीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो मोस्टली सवाल जो थे आपके एनसीईआरटी से पूछे जाते हैं, बेसिक्स। तो थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये सेट सॉल्व करके मज़ा आया होगा और आपकी ढेर सारी लर्निंग भी हुई होगी। तो इसी तरीके से पढ़ते रहिए। कीप वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन।